डिस्टिलेशन तकनीक पर बढ़ा विवाद। अमेरिका और चीन के बीच एआई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा अब मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक को लेकर विवाद का रूप ले रही है। मॉडल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल टीचर के ज्ञान का उपयोग छोटे मॉडल स्टूडेंट को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी कंपनियों का आरोप है कि डीप सीक, मूनशॉट और मिनीमैक्स जैसी चीनी कंपनियां उनके मॉडलों के उत्तरों और डेटा का उपयोग कर सस्ते और प्रभावी एआई मॉडल विकसित कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार डिस्टिलेशन तकनीक एआई को अधिक किफ़ायती और सुलभ बनाती है। भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रही है। पिछले 10 वर्षों में विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश करीब 50% बढ़कर वित्त वर्ष 2015-16 के 31.33 अरब डॉलर से 25-26 में 46.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। सिंगापुर भारतीय कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है। जून में ओएनजीसी विदेश, लेंसकार्ट, जीएफसीएल ईवी प्रोडक्ट्स और वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा जैसी कंपनियों ने विभिन्न देशों में निवेश बढ़ाया। सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रही है और मझोली कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से जगह बना रही है। संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके तहत पेपर लीक जैसे अपराधों में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 वर्ष तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। संगठित अपराध के मामलों में 7 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब विदेशी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बदलाव की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहत अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने के इच्छुक छात्रों को भारी शुल्क चुकाना पड़ सकता है। यह शुल्क करीब 96 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि वर्तमान में ओपीटी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ओपीटी F1 छात्र वीज़ा का विस्तार है, जिसके तहत छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में अपने विषय से जुड़े क्षेत्र में 1 से 3 वर्ष तक काम कर सकते हैं। अमेरिका में वर्तमान में लगभग 1 लाख भारतीय छात्र ओपीटी के तहत कार्यरत है, इसलिए प्रस्तावित बदलाव का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों और खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 3.15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता 3 किश्तों में मिलती रहेगी। अब तक 23 किश्तों के माध्यम से 4.47 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया कार्यक्रम और राष्ट्रीय खेल महासंघों को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक
441 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां महिला कमर्शियल पायलटों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष 30 जून तक जारी किए गए हर 4 नए कमर्शियल पायलट लाइसेंस में से एक महिला को मिला। 30 जून 2026 तक देश में सीपीएल हासिल करने वाले महिलाओं की हिस्सेदारी 26.14% रही। यह आंकड़ा विमानन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। भारत के लिए जापान का खास विभाग बनाया गया है। भारत में कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए जापान ने एक नया विभाग बनाया है। जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन नाम का 10 सदस्यीय विभाग विदेश मंत्रालय के अधीन काम शुरू करेगा। यह जापान की छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को भारतीय बाजार में उतारने में मदद करेगा। जापान में 10 साल में भारत में करीब 5.84 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अवैध प्रवासन के बढ़ते दबाव के बीच यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के 27 में से 22 देशों ने सीमा सुरक्षा कड़ी करने और नई प्रवासन नीति लागू करने की मांग की है। इटली, जर्मनी और ब्रिटेन समेत कई देशों के गृह मंत्री इस संबंध में प्रस्तावित 6 स्तरीय बॉर्डर प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित योजना में ईयू की बाहरी सीमाओं को मजबूत करना, साझा सीमा सुरक्षा एजेंसी फ्रंटेक्स की क्षमता बढ़ाना, ट्रांजिट देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, मानव तस्करी नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाई, शरण आवेदन खारिज होने पर त्वरित निर्वासन और ज़रूरत पड़ने पर आंतरिक सीमाओं पर अस्थायी जांच शामिल है। भारतीय सेना ने छात्रों और हाल ही में पास आउट युवाओं के लिए इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से संचालित इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, स्पेस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिनटेक और मास मीडिया समेत कई क्षेत्रों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप की अवधि 75 दिन की होगी। अधिकांश प्रोजेक्ट्स में 60 दिन दिल्ली एनसीआर में ऑन साइट ट्रेनिंग और 15 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप पूरी होने पर 75,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीजेएमसी, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमबीए और डिप्लोमा सहित एआईसीटीई, यूजीसी या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र एवं हालिया पास आउट आवेदन कर सकते हैं। केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे और चयन के बाद पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप पूरी करने पर 15 एआईसीटीई एकेडमिक क्रेडिट भी मिलेंगे, जिन्हें डिग्री प्रोग्राम में जोड़ा जा सकता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में स्वदेशी तकनीक से बने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण किया। यह विशेष ईंधन -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी नहीं जमता और सामान्य रूप से काम करता है। इसे भारतीय सेना और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। भारत और मालदीव ने डिजिटल भुगतान को लेकर नई पहल की। मालदीव का फवारा भुगतान तंत्र अब भारत के यूपीआई से जुड़ गया है। इससे मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल ऐप से भारत के बैंक खातों में तुरंत पैसा भेज सकेंगे। यह सुविधा फिलहाल बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव इस्लामिक बैंक के साथ शुरू की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य देश के जलाशयों, औद्योगिक तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट यानी पानी पर तैरते सोलर पैनल लगाना है। इसके लिए 5,070 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। योजना का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि समझौते या मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाना हमारी सभ्यता की जड़ों में है। मध्यस्थता केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवाद, सहमति और विश्वास के जरिए स्थायी समाधान तलाशने की भारतीय परंपरा का आधुनिक स्वरूप है। वे पीस, मीडिएशन एवं रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी ने कहा है कि एआई के बढ़ते उपयोग से बड़ी कंपनियों में नौकरियां कम हो सकती है, जबकि छोटे कारोबार रोजगार के प्रमुख स्रोत बनेंगे। उनके अनुसार बड़ी कंपनियों में ऑटोमेशन आसान है, लेकिन छोटे व्यवसायों में कर्मचारी कई भूमिकाएं निभाते हैं, जिससे मानवीय ज़रूरत बनी रहेगी। उन्होंने छोटे उद्यमों के लिए सरल नियम, आसान ऋण, बेहतर बाजार पहुंच और एआई टूल्स उपलब्ध कराने पर जोर दिया। नीलकेणी ने कहा कि भारत को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसके व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही भारतीयों के बहुभाषी बोलचाल को समझने वाले एआई सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता भी बताई। 17 जुलाई को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया और इसका परिचालन जिंद सोनीपत सेक्शन, जो कि नॉर्दर्न रेलवे में है, में शुरू हुआ। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। इस मेगा खेल इवेंट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा यानी कि 4th स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में भारत के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में कई ऐसे खेल शामिल नहीं थे जिसमें भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल जीते। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 10 खेल शामिल थे, जबकि कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेल इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय युवा शटलर तन्वी शर्मा ने इतिहास रच दिया। 17 वर्ष 222 दिन की उम्र में तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वे इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में देश का पहला एआई आधारित पक्षी अभयारण्य विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का नाम भांडुप बर्ड पार्क रखा गया है। यह पहल संरक्षण, तकनीक और इको टूरिज्म को एक साथ जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका में भारतीय मूल की 18 वर्षीय छात्रा लक्ष्मी अग्रवाल ने जूट के बेकार रेशों से ऐसी बायोडिग्रेडेबल स्पंज विकसित की है जो कार के टायरों से पैदा होने वाले जहरीले रसायन 6-PPD क्विनोन को पानी से हटाने में कारगर साबित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जल संचयन में राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 4th, चौथा।
जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नदियों का पुनर्जीवन। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ? इंदौर। खंडवा जिले ने किस क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? जल संचयन। पचमढ़ी अभयारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? राजा भभूत सिंह अभयारण्य। 1857 के संग्राम में राजा भभूत सिंह ने किस क्रांतिकारी को शरण दी थी? तात्या टोपे। देश का प्रथम सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर। डॉक्टर अंबेडकर अभयारण्य किस जिले में है? सागर। पद्मश्री राम सहाय पांडेय का संबंध किस जिले से था? सागर। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के अनुसार प्रति गाय कितनी राशि निर्धारित की गई है? 40 रुपये। बम्बर बेनी प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? छतरपुर। बाघ देव अभियान किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? पेंच टाइगर रिजर्व। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ बनाया जा रहा है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एआई आधारित जंगल निगरानी सिस्टम किस जिले में तैयार किया गया? गुना। राजा भभूत सिंह का संबंध किस समुदाय से था? गोंड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य है? 25वां 25वां। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? संजय लीला भंसाली। मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है जबलपुर। नदी जोड़ो अभियान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर। ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग दतिया। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित है खरगोन। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का स्टील पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है? मंदसौर। मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। खेत तालाब निर्माण में ए श्रेणी किस जिले ने प्राप्त किया? अनूपपुर। अम्मा सरकार के नाम से भोपाल के किस बेगम को जाना जाता है? सुल्तान जहां बेगम। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल। मध्य प्रदेश में सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल्स कहाँ स्थित है? मुरैना। मध्य प्रदेश में कोका कोला प्लांट कहाँ स्थित है? पीलूखेड़ी। देश में रक्षा शहर के नाम से प्रसिद्ध है जबलपुर। भारत का आयुध केंद्र किस शहर को कहा जाता है? जबलपुर। कुंदा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा। कृष्णराव पंडित संगीत के किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर। किशोर कुमार की जन्म स्थित स्थली है खंडवा। सूर्यपुत्री के नाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है? ताप्ती। चक्रिया गोल्ड ब्लॉक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंगरौली। नर्मदा नदी को पुराणों में किसकी पुत्री माना जाता है? शिव। गोटमार का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? जाम नदी। राजा मांधाता किस स्थान से संबंधित थे? ओंकारेश्वर। प्रसिद्ध यंत्र मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अनूपपुर। टुरिया जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सिवनी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैनगंगा नदी का उद्गम होता है? सिवनी। जंबू सीताफल किस जिले में सर्वाधिक मिलता है? सिवनी। मध्य प्रदेश राजकीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है किस शहर में? ग्वालियर। खरपतवार राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र स्थित है जबलपुर। लाख कीट आनुवांशिक संसाधन केंद्र स्थित है जबलपुर। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक किस स्थान पर शुरू हुआ? पीथमपुर। मध्य प्रदेश में डाबर प्लांट कहाँ स्थित है? पीथमपुर। चना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उज्जैन।